स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हमने वायरोलॉजी की सीरीज में बहुत कुछ सीखा है। स्टार्टिंग से अगर आपने नहीं देखा है ये सीरीज को तो ज़रूर देखिएगा, ताकि स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वायरस है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलियो वायरस, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कंप्लीट आप देखेंगे बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। इससे पहले हमने हेपेटाइटिस और HIV कंप्लीट किए हैं, पॉक्स भी कंप्लीट कर दिया है। सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज का जब हम वायरस पढ़ रहे हैं इसमें हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ये समझ लो कि भाई इसका फैमिली जो है ये कहाँ से आता है, पिकोरना वर्डी, है ना। तो इंपॉर्टेंट MCQs तो यहीं से बन जाते हैं कि भाई इसकी फैमिली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पिकोरना वर्डी फैमिली से आता है। जीनस की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ से आता है, एंटेरोवायरसेस, है ना। इसकी जीनस कौन सी है, एंटेरोवायरसेस है। और स्पीसीज का नाम होता है आपका कौन सा, पोलियो वायरस। तो हम आज का हमारा जो फोकस है टोटल पोलियो वायरस। पोलियो के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें से सीखा होगा। ठीक है, ये आपका RNA वायरस है। कौन सा वायरस है, RNA वायरस। 2 बूंद जिंदगी की आपने सुना होगा, पोलियो का ड्रॉप, है ना। तो आपने बहुत अच्छे से इसको सुन रखे होंगे। लेकिन आज इसको डिटेल में हम समझेंगे कि पोलियो वायरस होता क्या है, क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, और आपके एग्जाम में एटलीस्ट आने क्या वाला है, कहाँ से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे इसमें। बाकी जीनस के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, केवल पोलियो वायरस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल मैंने बता दिया कि कौन सी फैमिली से आ रहा है, जीनस कौन सी है, स्पीसीज आपको पोलियो वायरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पर पिकोरना वायरस के बारे में। तो पिकोरना वायरस जो है आपका मोस्ट डाइवर्स, जो कि आपका मोर देन 200 सीरोटाइप्स इसमें पाए जाते हैं, एंड ओल्डेस्ट है ना। नॉन वायरसेस टेम्पल रिकॉर्ड फ्रॉम इजिप्ट 1400 BC। ठीक है, FMDB फुट एंड माउथ डिसीज वायरस जिसको बोला जाता है, वाज वन ऑफ द फर्स्ट वायरसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड लॉफलर एंड फॉस। ठीक है, 1898 में जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया था। तो ये भी आप याद रख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री आप बोल सकते हो इसको, है ना। थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसको किसने खोजा था, कहाँ पाया गया था, क्या है, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पोलियोमेलाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये डिसीज का नाम है। एज ए वायरल डिसीज वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय लेंडस्टीनर एंड पॉपर, है ना, 1909 में जो है आपको पोलियोमेलाइटिस डिसीज के बारे में खोजा गया था। साइंटिस्ट का नाम लेंडस्टीनर एंड पॉपर, ये आप याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम आपको बनता है। ठीक है, और नेम पीको क्यों पड़ा है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वेरी स्मॉल RNA वायरस। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। आप लोगों को याद होगा कि सबसे छोटा वायरस कौन सा है, सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। अब जो है पिकोरना वायरस की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो पिकोरना वायरस ही पोलियो वायरस है। मॉर्फोलॉजी आप देख लीजिए। पिकोरना वायरस की मॉर्फोलॉजी अगर साइज की बात करेंगे तो सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, वेरी स्मॉल साइज, है ना। 28 से 30 नैनोमीटर साइज इसका होता है। सो नेम्ड पीको नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये स्मॉल साइज का है, सिंपल है। एनवलप की बात करेंगे, हमने 2 तरीके की बात की है, एक तो एनवलप वाले रहते हैं और एक नॉन एनवलप्ड, है ना। 2 तरीके के वायरस हैं। तो ये कैसे हैं, नॉन एनवलप्ड हैं, समझ में आ रहा है। इसमें एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो पोलियो वायरस है वो एनवलप्ड है या नॉन एनवलप्ड है। इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना, कौन कौन सी सिमेट्री होते हैं। स्फेरिकल शेप होता है, मतलब इस तरीके से स्फेरिकल शेप होगा, और आइकोसाहेड्रल इसकी क्या होती है, सिमेट्री होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना है आपको। जीनोम की बात करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस लीनियर RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, कंप्लीट। कैप्सिड की बात करेंगे तो कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ 60 सब यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 वायरल प्रोटीन। मतलब जो वायरस की कैप्सिड होगी, है ना, तो वायरस की कैप्सिड में जो है कितने, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टाइप के प्रोटीन्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। VP1, VP2, VP3 और VP4। तो इस तरीके से जो है 4 प्रोटीन्स आपको देखने को मिलता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसका रेप्लिकेशन होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो ये आपका वायरसेस है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हमने देख लिया। तो ये आपका बाहर का जो है क्या है, कैप्सिड, कैप्सोमर, है ना, मिलाकर के बोला जाता है। तो ये आपका पूरा कैप्सिड है। कैप्सिड क्या क्या चीज़ों से मिलकर बन, कितने प्रोटीन्स हैं इसमें, आपके 4 हैं टोटल, है ना। ये आउटर साइड में देखने को मिल रहा है, कौन कौन से, 1, 2 और 3 आउटर साइड में है, और इनर साइड में आपको एक प्रोटीन देखने को मिल रहा है, कौन सा, VP4, है ना। बाकी ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो है क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपका RNA है।
इसका न्यूक्लिक एसिड कौन सा है भाई, आरएनए, है ना। तो ये आपका पोलियो वायरस है जो कि बहुत आसान, इसका डायग्राम आप आराम से बना सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर की पूरी बात करोगे तो हमने देख लिया है 27 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था, फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सी, स्पीसीज, ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीजेनिक टाइप। तो इसके एंटीजेनिक टाइप जो हैं टोटल 3 ही टाइप हैं। तो 3 एंटीजेनिक टाइप जो हैं आपके पोलियो वायरस में, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये आपको याद रख लेना है। कितने हैं टोटल, 3। अगर टाइप 1 की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉमन सीरोटाइप कॉस एपिडेमिक ऑफ पोलियोमेलाइटस, है ना। जो टाइप 1 है कौन सा भाई, टाइप 1, ये आप याद रख लेना। मोस्ट कॉज जो है ये एपिडेमिक कॉज करता है और पोलियोमेलाइटस में क्या कॉज करेगा, एपिडेमिक, ये आपको याद रख लेना। टाइप 1 वाला कौन सा है, एपिडेमिक वाला है ना, एपिडेमिक, तो ये आपको याद रख लेना। टाइप 2 की अगर हम बात करेंगे तो टाइप 2 जो है मोस्ट एंटीजेनिक सीरोटाइप एंड मोस्ट कॉमन सीरोटाइप फाउंड अमॉन्ग द VDPV स्ट्रेन। इसका मतलब होता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, है ना। मोस्ट ईजिली जो है इरेटिकेबल होता है, मतलब इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको हिंदी में बता दिया था, जैसे कि उन्मूलन कार्यक्रम चलता है ना, जैसे TB का है ना। और इसके अलावा मैंने इससे पहले पॉक्स वायरस के बारे में बात किया था। तो टोटली जो है वर्ल्ड वाइड उसको हटा दिया गया है, इसका मतलब ये होता है। तो टाइप 2 की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट एंटीजेनिक होता है भाई सीरोटाइप, ये आपको याद रख लेना है। टाइप 2 कैसा होता है, मोस्ट एंटीजेनिक। इसका हमने बात किया था टाइप 1 का, ये कैसे होता है, एपिडेमिक कॉज करता है पोलियोमेलाइटिस में। टाइप 3 की अगर हम बात करेंगे तो टाइप 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंसिडर्ड एज ए मोस्ट कॉमन सीरोटाइप कॉज VAPP का मतलब क्या होता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमेलाइटिस, ठीक है। टाइप 3 कौन सा होगा, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमेलाइटिस। इसकी हम बात करें तो ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, ठीक है, और आसानी से इसको हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से जो है टोटल हमारे टाइप्स कितने हो जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इनके बारे में खासियत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में MCQs पूछेगा तो यहीं से, इन्हीं लाइनों में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं पोलियो वायरस में। तो पोलियोमेलाइटिस इज ए एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज दैट इन इट्स सीरियस फ्रॉम अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, पोलियो वायरस जब भी आप नाम सुनते होगे तो पोलियो का मतलब यही होता है कि अपंगता आ गया या पैरालिसिस आ गया, यही चीज़ें आप सुनते हो। लेकिन आगे जा करके हम देखेंगे तो पोलियो में हम 4 तरीके से देखेंगे, उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ना, 4 टाइप्स हम देखेंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि 0.1% से भी कम चांसेस रहते हैं, अगर पोलियो वायरस का इन्फेक्शन आपको हुआ है तो 1% से भी कम चांसेस है जिसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। बाकी के केसेस में आपको पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो भी गया तब भी वो सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, अभी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पोलियो वायरस जो है ना, ये पोलियोमेलाइटिस कॉज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप याद रख लीजिएगा, और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो है आपका मोटर न्यूरॉन, वो भी कौन सा, लोअर, है ना, लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई इंसान है ना, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को ये पैरालाइज नहीं करेगा, लेकिन पैर के हिस्से को, है ना, पैर के हिस्से को ज़्यादातर पैरालाइज करता है ये। जहाँ पर यहाँ पर आपके कमर के नीचे से जो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये थाई वाला पोर्शन और नीचे का, है ना, तो इस एरिया को जो है ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो सेंसरी चीज़ें हैं उसको ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये मसल्स पे अफेक्ट करता है, किस पे, मसल्स पे। सेंस तो काम करेंगे, है ना, सेंस आपके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप टच करोगे किसी को, अगर पोलियो का इन्फेक्शन है, पैरालिसिस हो गया है, तो अगर आप टच करोगे तो ऐसा नहीं कि उसको फील नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना, फील होता है, लेकिन वो मसल्स जो हैं काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो मोटर न्यूरॉन जो है मैंने बता दिया, कॉट रिजल्टेड फ्लैशियल पैरालिसिस, है ना, इसको बोलते हैं। तो हाउ एवर मोस्ट पोलियो वायरस इन्फेक्शंस आर सब क्लिनिकल। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सब क्लिनिकल होते हैं पोलियो वायरस इन्फेक्शन के, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डिटेल में उनके बारे में भी, चिंता मत करो, आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पोलियो वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोलियोमेलाइटिस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोलियो वायरस जो है आपका मोस्ट पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, पोलियोमेलाइटिस का, है ना। पोलियोमेलाइटिस का जो है पॉजिटिव एजेंट है आपका पोलियो वायरस, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, पैथोजेनेसिस देख लो भाई। सबसे पहला चीज़ तो ये ट्रांसमिशन होगा कैसे, है ना। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे तो 2 ही रूट से ट्रांसमिशन होगा। कैसे, 2 रूट कौन कौन से हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो है आपका फेशियल, सॉरी, फीकल ओरल रूट, है ना, ये लिखा हुआ है फीकल ओरल रूट,
फर्स्ट कंडीशन, है ना, फीकल ओरल रूट। सेकेंड जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना, कौन सा हो जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, दो ही रूट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका हो गया कौन सा, फीकल ओरल रूट, और दूसरा हो गया आपका कौन सा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो फीकल ओरल रूट मोस्ट कॉमन होता है, फॉलोड बाय द, इसके अलावा ड्रॉपलेट जो कि आपका रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन करेगा, इनहेलेशन अगर आप करोगे, है ना, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, एक इंसान है इसको अगर इन्फेक्शन है, इसके ड्रॉपलेट से जो है दूसरा व्यक्ति जो हेल्दी है इसको इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, किसके थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, और दूसरा है कौन सा, फीसेस के थ्रू। फीसेस अगर कंटामिनेटेड वाटर में गया है, अगर आपने उसको खा लिया है, पी लिया है भोजन के द्वारा, किसी भी के द्वारा, तो उसके माध्यम से आपको ये जा सकता है। ठीक है, तो दो ही माध्यम है। रिजर्वायर के अगर हम बात करेंगे तो मैन है, इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता है ना। रिजर्वायर की अगर हम बात करेंगे तो मैन होता है इसमें। मैन एज ग्रुप जो अफेक्टेड होता है वो कितना, 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है 6 मंथ से लेकर के एज ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो 3 ईयर, तो ये आपको याद रख लेना है। सिंपल है, इतना क्लियर है क्या सब लोगों को, है ना। तो अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम नीचे जाएंगे इसमें बात करेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्फेक्शन कॉज होता है उसके बारे में। ओवरऑल मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई लोकली, मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, सब म्यूकोसल, है ना, लिम्फोइड टिश्यूज, टॉन्सिल एंड पेयर्स पैचेस, ये आपके जो हैं मल्टीप्लाई जो होते हैं लोकली आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल जो आप इनहेल करोगे, यहाँ से खाओगे किसी के माध्यम से, तो जाएगा वो इंटेस्टाइन में। ठीक है, सब म्यूकोसल, लिम्फोइड टिश्यू एंड टॉन्सिल, टॉन्सिल यहीं पर है, इसी के माध्यम से अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं। अभी हम दिखाएंगे डायग्राम के माध्यम से, समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया है आपको। ठीक है, रिजर्वायर कौन से होते हैं, कैरियर नहीं होते हैं इसमें। हाँ, अब अगर हम बात करेंगे तो क्लिनिकल ऑकरेंस की अगर हम बात करेंगे तो सब क्लिनिकल केसेस जो होते हैं, फॉर एवरी 1 क्लिनिकल केसेस ऑफ पोलियो देयर आर 1000 सब क्लिनिकल केसेस इन चिल्ड्रन एंड 75 सब क्लिनिकल केसेस ऑफ अडल्ट, है ना। अगर रेशो की बात करेंगे बच्चों में तो 1:1000, और अडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होता है, 75 सब क्लिनिकल केसेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल, मतलब फैलने का पीरियड क्या होगा इसका, समझो बात को। अगर किसी को पोलियो का इन्फेक्शन हुआ है या पैरालिसिस हुआ है तो दोनों चीज़ों की कंडीशन में समझोगे, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, वो कितना होता है, 7 डेज, मतलब 7 डेज बिफोर और 7 डेज आफ्टर, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है ना। ये कम्युनिकेबल जो हो सकता है या फैल सकता है, ये दोनों चांसेस में है। पहले आपको सिम्टम्स है, अगर इन्फेक्शन है 7 दिन हो चुका है तो पहले भी आपको हो सकता है और बाद में भी ये फैल सकता है ना। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 7 से 14 दिन है। समझ में आ रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 7 से 14 दिन है। तो ये आपको समझ लेना है। तो इतने जो हैं चीज़ें आपको जो मोटे मोटे तौर पे हमने समझा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे ये फैलता है, देखो ये समझो डायग्राम, अभी और डायग्राम आएगा नीचे, ये केवल समझ लो। तो वायरस जो है आपने इंजेस्ट कर लिया है या इनहेल कर लिया है, दोनों माध्यम से, है ना। फीकल ओरल रूट मैंने बता दिया था, और दूसरा क्या है, इनहेलेशन, ठीक है, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो आपने ये कर लिया, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा इनिशियली द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द टॉन्सिल, है ना। ये सीधे कहाँ जाएगा, इधर टॉन्सिल पे। यहाँ पर क्या होगा आपका, पेयर्स पैचेस जो है आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सीधे जाएगा कहाँ पर, यहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। दूसरा जो है, पहला कहाँ है, टॉन्सिल में है, ठीक है, जो कि लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द टॉन्सिल, एंड पेयर पैचेस जो है आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद थर्ड स्प्रेड होंगे ये कहाँ पर, रीजनल लिम्फ नोड्स में, है ना, लिम्फ नोड्स। फिर ये कहाँ पर चला जाएगा, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम ये आपका प्राइमरी क्या हो जाएगा, वेरेमिया, है ना। ब्लड स्ट्रीम में चला गया, प्राइमरी वेरेमिया यहाँ पर आ गया। वायरल जो है आपको वायरस कहाँ पर चला गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद माइनर और प्राइमरी वेरेमिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, वही चीज़ मैंने आपको बता दिया है। प्राइमरी वेरेमिया स्प्रेड होगा आपके वायरस रिसेप्टर बीइंग टारगेट टिश्यूज, जो कि आपका क्या है, CNS, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि भाई CNS में ये अफेक्ट करेगा। जो ये इंसान है इसका ये CNS है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये पूरा आपका जुड़ा हुआ है कौन सा, न्यूरॉन्स, है ना। तो वहाँ से आपका लोअर जो मैंने मोटर न्यूरॉन्स आपको बताया था वो अभी आएगा डायग्राम में, तो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर ए सेकेंड फेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन में ऑकर, ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड,
है ना, ये सीधे जाएगा कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड से इधर पे, यहाँ पर आपको जो है सेकेंड वेरेमिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है पूरा फ्लो चार्ट है, आप इसको बना सकते हो। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। ये आपके MCQs जो मैंने पैटर्न बताया था अभी पढ़ाते समय आप लोगों को बताया हुआ था, पैटर्न में आते हैं ये, है ना, कि सीक्वेंस इसको करेक्ट सीक्वेंस में इनको जमा करके बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस पोलियो वायरस को फैलने का कैसा है ना, ऊपर नीचे कर देंगे और आपको सीक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, कई बार आ चुके हैं, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और ये सिम्टम्स फिर कॉज करेगा, ये मैंने बता दी। ये है पैथोजेनेसिस, अगर आप देखोगे डायग्राम के थ्रू तो देखो, ये डायग्राम के थ्रू देख लो। एलिमेंट्री फेसेस है पहला, तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आपके अंदर गए, है ना, उसके बाद यहाँ पर टॉन्सिल, टॉन्सिल के बाद सीधे कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, पैचेस देखने को मिलते हैं ना। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये आपके जो है कहाँ पर, लिम्फ नोड्स में जाएंगे, लिम्फेटिक फेस कहलाता है, ठीक है। सर्वाइकल जो है आपके लिम्फ नोड्स में जाएंगे, और इसके बाद जो है ये आपके वेरेमिक फेस स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी, ठीक है। कहाँ पर चला गया, आपके ब्लड में चला गया, ठीक। उसके बाद जो है ब्लड ब्रेन बैरियर के बाद ये आपके जो है न्यूरल फेस आता है। न्यूरल फेस में आपका सेरेब्रम है, ठीक है, ब्रेन स्टेम है, ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो कि मैंने आपको बात किया था, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को ये अफेक्ट करता है लोअर रीजन पे, है ना, बाकी ये आपके वेंट्रल हॉर्न है। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट है, आप ये पैथोजेनेसिस में डायग्राम भी बना सकते हो, बहुत आसान है। कैसे कैसे फैल रहा है, कहाँ कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, कौन कौन से फेजेस इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये टोटल 4 फेज हैं, ठीक, बहुत आसान है। अब हम आते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बता दिया था 7 से 14 दिन होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद रखना है। अब जो रेंज फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक स्टेज टू मोस्ट सीवियर पैरालिटिक स्टेज, अब हम इसमें अगर देखें पोलियो वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है, ठीक है, तो उसमें ये 4 फेसेस हैं, या आप इसको बोल सकते हो स्टेजेस हैं, ठीक है, 4 टाइप्स बोल सकते हो, जो कि आपको याद रखना है। जो कि सबसे पहला है, ये क्या है, इन अपेरेंट सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, एबॉर्टिव पोलियो और माइनर इलनेस। थर्ड क्या है, नॉन पैरालिटिक पोलियो। और डी क्या है, पैरालिटिक पोलियो। ये है सबसे डेंजरस या डेडली आप इसको बोल सकते हैं। कौन सा, 4th वाला, है ना, ये सबसे डेंजर वाला है पैरालिटिक पोलियो। बाकी जो ऊपर के हैं वो आपको मैं समझा दूंगा डिटेल में, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है, चलिए आसान तरीके से समझते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे, इन अपेरेंट इन्फेक्शन, है ना, इन अपेरेंट इन्फेक्शन ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। कैसे होते हैं भाई, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसमें आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं इस केसेस में। मोस्ट कॉमन 91 से लेकर के 96% तक ये वाला एन अपेरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलता है पोलियो के केसेस में। अगर पोलियो का इन्फेक्शन किसी को हो भी गया है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक है, आपको सिम्टम्स वगैरह कोई भी देखने को नहीं मिलता है। तो 96% तक, 90 से 96% तक लोगों को ये ज़्यादातर होता है। सबसे ज़्यादातर कौन सा केसेस पाए जाते हैं, इन अपेरेंट इन्फेक्शन का, ये आपको याद रख लेना है ना। रिकॉग्निशन ओनली बाय द वायरस, आइसोलेशन ऑफ राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर। इसका मैं डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाओ, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है परसेंट इन्फेक्टेड कितना है, 91 से लेकर के 96, है ना। इसमें अगर ना तो माइनर इलनेस है, ये देखो ऊपर देखो, ये माइनर इलनेस और मेजर इलनेस की बात की है, तो ये पूरा फ्लैट लाइन आपको देखने को मिल रहा है ना, कोई सिम्टम्स इसमें देखने को नहीं मिलता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के अंदर। समझ आ गया क्या, कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वायरस अगर ब्लड में आप देखोगे तो वायरस जो है आपको 0 से 5 दिन के अंदर ये वायरस आपको प्रेजेंट होगा, है ना। थ्रोट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहाँ तक जाता है, ये 15 दिन तक, है ना, थ्रोट में आपको देखने को मिलेगा। वायरस अगर फीसेस की बात करेंगे तो ये 20 तक पहुँच रहा है, ठीक है, में परसिस्ट 12 to 17 वीक्स, ठीक है। अब अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे सीरम के अंदर तो ये परसिस्ट करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ 2 ही होते हैं ना, IgG और IgM। तो M जो है ये प्राइमरी है, आपको तो पता ही होगा प्राइमरी एंटीबॉडीज़ कौन सी है, M है, और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कौन सी है, G है। ये तो आपको याद होगा, है ना। तो इस तरीके से ये होगा कौन सा, सबसे पहला जो है एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो है ये आपको देखने को मिलता है कितना, 91 से लेकर के 96, कोई सिम्टम्स इसमें नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट कौन सा है, एबॉर्टिव इन्फेक्शन। अगला कौन सा है भाई, बी वाला, एबॉर्टिव इन्फेक्शन। अबाउट 5%, कितना परसेंट, 5% पेशेंट्स में जो है माइनर सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, सच एस फीवर हो गया, है ना, मैलेस हो गया, सॉर थ्रोट हो गया,
एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे केसेस, हेडेक हो गया, पेशेंट्स रिकवर हो जाता है इसमें क्विकली, है ना, बहुत जल्दी जो है पेशेंट इसमें क्या कर जाता है, रिकवर कर जाता है। कौन सा, एबॉर्टिव इन्फेक्शन के अंदर। ये कितना है इसका परसेंटेज, 5%। यहाँ पर देख लो, फ्लो चार्ट में देख लेते हैं डायग्राम पे, ये है आपका 4 to 8%, है ना। तो यहाँ पर आपको माइनर इलनेस जो है देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये माइनर इलनेस है ना, नॉन स्पेसिफिक है, तो माइनर इलनेस यहाँ पर आपको जो है ग्राफ देखने को मिल रहा है, बाकी फ्लैट लाइन है पूरा। तो ये एबॉर्टिव इन्फेक्शन का है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा अभी तक कौन सा हो गया, सेकेंड वाला, ठीक है। थर्ड वन अगर हम बात करें, हमारा है सी, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस सीन इन 1%, ये कितना परसेंट है इसका, 1%, ठीक है। ऑफ पेशेंट प्रेजेंटेड एज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये क्या कॉज करेगा, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये पैरालिसिस कॉज नहीं करता है, ठीक है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करेगा कौन सा, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। द प्रेजेंटिंग फीचर्स आर स्टिफनेस एंड पेन इन द नेक एंड बैक। तो आपके ये नेक में, ये गर्दन जो होता है पीछे का, है ना, ये बैक साइड में जो है आपको पेन या खिंचाव जो है महसूस होगा, दर्द होगा, यहाँ पर आपका सिम्टम्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डिसीज लास्ट 2 to 10 days, रिकवरेज रैपिड, है ना, रिकवर जो है ये क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वाली लाइन जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन ऊपर चलते चलो, है ना, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर, है ना, मेजर इलनेस सीएनएस स्पेसिफिक जो है आपको देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस, ठीक है। थर्ड वन जो डेडली है, तो 3 हमने बात कर लिया, अब हम फोर्थ पे जाते हैं, सॉरी, है ना, फोर्थ पे जाते हैं, थर्ड वन नहीं है डेडली, फोर्थ वाला है। तो डी की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, ये है सबसे डेंजरस। लेकिन अच्छी बात क्या है, लेस देन 1% ये आपको देखने को मिलता है कॉमनली, है ना। वायरस जो है इन्वेट्स होता है सीएनएस में एंड पॉजिटिव वेरिंग डिग्री ऑफ पैरालिसिस, एसिमेट्रिकल फ्लैशियल पैरालिसिस रिजल्टिंग फ्रॉम लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज। मैं पहले ही बता दिया था कि अगर ये कोई इंसान है, चलो मैं डायग्राम के माध्यम से अभी आपको बता दूंगा एएफपी क्या होता है, एसिमेट्रिकल फ्लैशियल पैरालिसिस, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, डिसेंडिंग भी समझना पड़ेगा, डिसेंडिंग वर्ड भी आएगा, एएफपी भी आएगा। तो मतलब एसिमेट्रिक फ्लैशियल पैरालिसिस क्या होता है, रिजल्टिंग इससे क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है क्या होता है, इसमें डैमेज होता है, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है ये वाला, है ना, यहाँ से ये जांघ वाला हिस्सा, ठीक है, और ये। तो डिसेंडिंग शब्द इसमें इस्तेमाल होगा, मतलब डिसेंडिंग का मतलब क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, है ना। और ज़्यादातर जो है आपका जो मसल्स हैं ज़्यादा प्रभावित कौन से होंगे, ये वाला थाई वाले जो मसल्स होंगे ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना। ये इसको मैं ऐसे एरो कर देता हूँ, तो ये वाला जो है ज़्यादा प्रभावित होते हैं कंपेयर किससे, ये जो नीचे वाले हैं ना, ये आपका घुटना है, घुटने के नीचे वाले जो मसल्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, टिबिया वाला है ना, तो यहाँ टिबिया वाला मसल्स होगा, तो ये वाला जो है कम होता है प्रभावित। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होता है, ये जांघ वाला, ठीक है, सो ये वाला, समझ में आ गया इतना। तो ये चीज़ आपको याद रखना, डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और ज़्यादा प्रभावित कौन सा हो रहा है, जांघ वाला, कम प्रभावित कौन सा हो रहा है, ये वाला। तो ये आपको याद रख लेना, ये टर्म्स हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो एसिमेट्रिक फ्लैशियल पैरालिसिस रिजल्ट क्या करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जो है डैमेज कर देता है, उसके कारण ये आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन आप देख लो, ये जो है प्रोक्सिमल मसल्स आर अफेक्टेड अर्लियर देन द डिस्टल मसल्स, दिया हुआ है ना, मतलब प्रोक्सियल मसल्स जो है अफेक्टेड होते हैं, ज़्यादातर जल्दी अफेक्ट होते हैं, ज़्यादा भी अफेक्ट होते हैं देन द डिस्टल मसल। डिस्टल मसल मतलब नीचे के वाले, ठीक है। पैरालिसिस स्टार्ट ए हिप प्रोसीड्स, ये देखो स्टार्ट किया है, पैरालिसिस स्टार्ट कहाँ से होता है, हिप से, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड टूवर्ड्स एंटरमिटीज, ठीक है, और टूवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ ऐसे जाता है ना, विच लीड्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइपोड साइन। ट्राइपोड साइंस मतलब बच्चे को देखो, है ना, ट्राइपोड जैसे होते हैं ना, इस तरीके से 3 पैर ऐसे सहारा लेकर के बैठा हुआ है ना, तो ये जो है साइन है आपका ट्राइपोड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको चाइल्ड में देखने को मिलता है। जब बैठते हैं तो सिट विथ फ्लेक्स्ड हिप, बोथ आर्म्स एंड एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द बैक फॉर सपोर्ट, है ना, ये इस तरीके से सपोर्ट में लेकर के बैठा हुआ है, ये आप हाथ इस तरीके से पीछे हैं और ये आपका, है ना, और पैर इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है इसको ट्राइपोड साइन बोलते हैं, चाइल्ड जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैरालिसिस इसमें होता है, जो कि बहुत डेंजरस है, आपका फोर्थ वाला,
समझ में आ गया? तो इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो मोटे मोटे तौर पे जो है हमने अभी देखा है वो क्या क्या चीज़ें देखा है। अगर 100% है तो 100% में जो है आपको क्या है, 95% जो है ये आपका सब क्लिनिकल है ना। और उसके बाद अगर हम एबॉर्टिव की बात करेंगे तो एबॉर्टिव आपका कितना है, 4% है। 4% कौन सा है, एबॉर्टिव, है ना। उसके बाद 1% की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है, थर्ड वन वाला, है ना। थर्ड वन कौन सा है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमिलाइटिस, है ना। उसके बाद जो है नॉन पैरालिटिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोलियोमिलाइटिस। और उसके बाद लेस देन 1% है आपका कौन सा, पैरालिटिक, है ना। तो इस तरीके से जो है ये पूरा परसेंटेज चलता है। तो जो डेंजरस वाला है अपना कौन सा, पैरालिटिक वाला है, ये वाला, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से पोलियो का अगर किसी को है डिसीज तो इस तरीके से जो है कमर के नीचे से ये पूरा हिस्सा जो है ना, मसल्स यहाँ के डैमेज हो जाता है। नर्वस सिस्टम पे कोई इफेक्ट, जैसे आप सेंस की अगर हम बात करेंगे, सॉरी, सेंस अगर यहाँ पर आप इनको कोई भी गर्मी का या ठंड का एहसास या छू के टच करोगे तो इनको फील होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी जो है यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं सेंस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो वो गलतफहमी आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पैरालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, जो कि हमने अभी तक आपको बताए हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पैरालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं भाई। सबसे पहला चीज़ तो डिसेंडिंग, मैंने बताया था, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दूसरा चीज़, प्रॉक्सिमल मसल्स जो है ज़्यादा अफेक्ट होंगे डिस्टल मसल्स के तुलना में। प्रॉक्सिमल मसल्स कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया था, ये जांघ वाला, ये वाला जो है प्रॉक्सिमल मसल्स यहाँ पर, और नीचे वाले डिस्टल्स मसल, तो ये ज़्यादा अफेक्ट्स होते हैं, है ना। नो ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस मतलब ऑटोमेटिक या सेंसरी, जो यहाँ पर दिया ना सेंसरी, नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेंसरी में जो है ये डिस्टर्बेंस नहीं करता है। ये आपको याद रख लेना, मैं पहले ही बता दिया ना। प्रोग्रेसिव नहीं होता है, नॉन प्रोग्रेसिव। एसिमेट्रिकल मैंने आपको बता दिया है ना क्या चीज़ होता है। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स टाइप, है ना, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वहाँ पर ये अफेक्ट कर रहा है। तो ये इतनी चीज़ें जो है करेक्टरिस्टिक इसकी है पैरालिसिस की, ये आपको याद रख लेना है मोटे मोटे तौर पे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर MCQ से अगर आपको पूछेगा, है ना, ये जनरल नॉलेज भी आप इसको बोल सकते हो, ये अगर पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा, मोस्ट कॉमन मसल्स जो अफेक्ट होता है, क्वाड्रिसेप, है ना, जो कि आपके जांघ में, मैंने बता दिया। मोस्ट कॉमन मसल्स अंडरगोस कंप्लीट पैरालिसिस, ये इनकम्प्लीट पैरालिसिस है ना। कंप्लीट पैरालिसिस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, टिबियलिस एंटीरियर, ये आपका कहाँ पर, टिबिया वाला है, मतलब वहीं पर पैर के नीचे, है ना, टिबिया, घुटने के नीचे, तो ये वहाँ पर देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन मसल्स जो है अंडरगोस कंप्लीट पैरालिसिस कौन कॉज करेगा, टिबियलिस एंटीरियर, ये आपको याद रख लेना है। मोस्ट कॉमन मसल्स अफेक्ट इन हैंड, हैंड की मसल्स की अगर हम बात करेंगे तो एपोनेंस पोलेसिस, ठीक है, ये आपके यहाँ पर अंगूठे के पास। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारे के सारे चीज़ें याद रख लेनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको MCQs बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर है? तो ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इनको तो याद ही करना है ना। अब हम आ जाते हैं अपने फेवरेट पोर्शन में, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देखो यार, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आप सिंपल तौर पे जो है अगर हम बात करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो सबसे पहला चीज़ तो आपका आएगा कौन सा, स्पेसिमेन, है ना, कि भाई स्पेसिमेन आप क्या क्या लोगे, सिंपल। उसके बाद फिर उसका टेस्ट क्या क्या लगाओगे, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो स्पेसिमेन में सबसे पहला चीज़ तो आपका आ जाता है कौन सा, फीसेस, है ना। सबसे पहला चीज़ कौन सा आ जाएगा, फीसेस, ठीक। फिर दूसरा चीज़ जो है आपका कौन सा आएगा, इसमें मैं नीचे मेंशन कर दिया है और ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा, ये सारी लिखी हुई चीज़ तो आप बाद में ही पढ़ सकते हो, है ना। थ्रोट स्वैब है, फेरेंजियल वाशिंग, उसको आप बोल सकते हो, है ना। उसके बाद आपका क्या है, स्टूल सैंपल है। उसके बाद CSF, ये तो बहुत कम ही लेते हैं, ऑटोप्सी स्पेसिमेन है, स्पाइनल कॉर्ड से ये लेते हैं, तो वही चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद थ्रोट स्वैब है, ये आप ले सकते हो, या फेरेंजियल वाशिंग भी इसको बोल सकते हो, वाशिंग ये ले सकते हो। थर्ड वन जो है आपका कौन सा है, ऑटोप्सी है, ये आप ले सकते हो। इतने सैंपल आप ले सकते हो। अब इनका टेस्ट क्या क्या लगाओगे, है ना। अगर ये सैंपल तो आपके हो गए, टेस्ट भी आप 3 तरीके से लगा सकते हो। क्या है,
एक है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, है ना, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हो फर्स्ट। सेकेंड जो है आप क्या कर सकते हो इनका, कल्चर, ठीक है। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्या करोगे इनका, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मतलब आप एंटीबॉडीज देखोगे इसमें, क्या देखोगे, एंटीबॉडीज। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आपने वायरस ही देख लिया, ठीक है। कल्चर करोगे, कल्चर करके आइसोलेशन करोगे इसको, ठीक है। देन अदर जो है लास्ट वन क्या है, आप सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करोगे। इसमें वायरस को डिटेक्ट नहीं कर रहे हो, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है ये पूरा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको स्पेसिमेन और ये सारी चीज़ें मैंने ओवरऑल बता दी है। तो वही चीज़ें हैं जो नीचे लिखा हुआ है। थ्रोट स्वैब आप लोगे, फेरेंजियल वाशिंग उसी को बोलते हैं, फर्स्ट है ये, है ना। उसके बाद सेकेंड आपका स्टूल का सैंपल है। उसके बाद थर्ड जो है CSF और ब्लड, तो बहुत रेयरली है ये, इसमें आपको मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है, मतलब ये सैंपल नहीं लेते हैं, है ना, CSF। तो जो इम्पोर्टेंट है आपका ऑटोप्सी, ये डेथ कंडीशन में अगर कोई पेशेंट की डेथ हो गई है तो ऑटोप्सी स्पेसिमेन जो है आप स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से ले सकते हो। तो ये आपका थर्ड वन सैंपल हो गया। ट्रांसपोर्ट आप करोगे, स्पेसिमेन शुड बी कीप्ड फ्रोजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इन द लेबोरेटरी, है ना, रिवर्स कोल्ड चेन। उसके बाद डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, वही चीज़ लिखा हुआ है। फर्स्ट वन जो है आप डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, वायरस को डेमोन्स्ट्रेट करोगे स्टूल या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा डायरेक्ट कर लोगे। दूसरा है आप क्या करोगे इसको, कल्चर। कल्चर कैसे, सेल लाइन कल्चर करोगे, टिश्यू कल्चर करोगे, ना, वही चीज़ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना। अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना कैसे कैसे सेल लाइन का, इनके बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं यार, वायरस कल्चर कैसे करते हैं, क्या है, सब चीज़ें आप लोग पढ़ रखे होगे, है ना। स्पेसिफिक जीन डिटेक्शन, PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। और लास्ट जो है आपका थर्ड वन कौन सा है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, जो कि आपको एंटीबॉडीज मिलेगा, है ना, IgG और IgM। तो इस तरीके से जो है ये सारा का सारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं अपन किसका, पोलियो वायरस के केसेस में ना। टेस्ट बता दिए मैंने, सैंपल बता दिए, सारी चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब जो है लास्ट वन क्या बनेगा आपका, इनको डिटेल में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। टेस्ट क्या क्या लगाते हैं, है ना, किस तरीके से लगाते हैं, वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, है ना, इसमें केवल केयर है जो कि नर्सिंग केयर, और उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी है जो कि आप दे सकते हो। इस तरीके से आप इसका केयर कर सकते हो, केवल कोई स्पेसिफिक मेडिसिन इसका नहीं है ट्रीटमेंट के तौर पे, है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रोफिलैक्सिस जो है, रोकथाम क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर अवेलेबल। कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहला जो है किल्ड पोलियो वैक्सीन है जिसको साक बोलते हैं। उसके बाद लाइव एट्यूनेटेड ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसको सेबिन बोलते हैं। ये आप याद रख लेना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो 2 तरीके के वैक्सीन जो है इसमें अवेलेबल है, किल्ड पोलियो वैक्सीन और लाइव एट्यूनेटेड ओरल पोलियो वैक्सीन। अभी हम इनके बारे में डिटेल में देख लेंगे। किल्ड वैक्सीन जो है इंड्यूस ओनली सिस्टमेटिक एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स बट डू नॉट प्रोवाइड इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी, ठीक है। लाइव वैक्सीन ऑन द अदर हैंड इंड्यूस्ड बोथ लोकल एंड सिक्रेटरी IgA एंटीबॉडीज इन द इंटेस्टाइनल एंड आल्सो ह्यूमोरल एंटीबॉडीज। जो लाइव वैक्सीन होता है ये दोनों तरीके के जो है आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे भाई, एंटीबॉडीज जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका कौन सा, ह्यूमोरल एंटीबॉडीज, और उसके बाद लोकल सिक्रेटरी IgA एंटीबॉडीज, दोनों तरीके के जो है सुरक्षा आपको प्रदान कर देगा। लेकिन किल्ड वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे तो ये सिस्टमेटिक एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स बट डू नॉट प्रोवाइड्स इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी, है ना। तो ये एक ही तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करे किल्ड वैक्सीन। अभी हम अंतर भी देख लेंगे दोनों में। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे, OPV और IPV, शॉर्ट में इसको बोलते हैं OPV मतलब ओरल, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, और IPV मतलब इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अंतर क्या क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वीकेंड वायरस, है ना, और इसमें किल्ड वायरस यूज किया जाता है, ठीक है। लाइव का मतलब जिंदा होता है, ये तो पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ कई सारे क्लासेस में, और इसमें होता है किल्ड, नाम से ये स्पष्ट है। तो मतलब किल्ड लाइव होगा तो कैसा होगा, कमज़ोर वाला, है ना। जैसे कि अभी आपको 2 तरीके के वैक्सीन इसमें भी देखने को मिल रहे थे, कोरोना वायरस में आपने देखा, एडमिनिस्ट्रेट बाय ड्रॉप्स, ना, ड्रॉप्स के द्वारा दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट बाय इंजेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे डायग्राम में देख लो, समझ में आ जाएगा। ये कैसे प्रदान किया जाता है, ओरल है मतलब ये ड्रॉप के माध्यम से 2 बूंद जिंदगी की ये पिलाया जाता है, और इसमें इंजेक्शन के थ्रू जो है आपको अंदर प्रवेश कराया जाता है ब्लड में डायरेक्ट, है ना। इस तरीके से पहुँचा जाएगा तो ये भी ब्लड में, लेकिन इसका माध्यम अलग है, समझ में आ रहा है।
हाईली सक्सेसफुल रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज एज पार्ट ऑफ द इरेडिकेशन स्ट्रेटजी। हाई इफेक्टिव एंड सेफ, ये भी हाई इफेक्टिव होता है, सेफ होता है ना। यूज्ड कॉमनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेवलप्ड कंट्री में। मोर एक्सपेंसिव देन ओपीवी, ये जो है एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, ये एक्सपेंसिव कम होता है। कौन सा? ओपीवी वाला। ईजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी होता है। ये प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स करता है कौन सा? आईपीवी, है ना। और ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी और लोकल इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रख लेना है। कैरीज नो रिस्क, वही चीज़ें हैं। प्रोटेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट हु आर अनवैक्सीनेटेड। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर यही अंतर है। बाकी आपको लिखने को आ जाता है तो आप लिख सकते हो। बाकी एमसीक्यूज़ को मेरे ख्याल से कभी कभार आया होगा एमसीक्यूज़ ये वैक्सीन के को लेकर के, है ना। चलिए अगला वही है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दोनों में अंतर ओपीवी और आईपीवी के बारे में, है ना। लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है वो किल्ड, फॉर्मलाइज वायरस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कैसे दिया जाता है? ओरल, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। हीमोरल और इंटेस्टाइनल लोकल दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये जो है हीमोरल इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है ना। पैरालिसिस प्रिवेंशन करेगा, पैरालिसिस और इंटेस्टाइनल, और री इन्फेक्शन ये केवल पैरालिसिस को प्रिवेंस करेगा। कंट्रोल एपिडेमिक्स इफेक्टिव होता है, नॉन यूजफुल होता है। मैन्युफैक्चर्ड ईजी होता है, और ये आईपीवी डिफ़िकल्ट होता है ना। कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा? ओपीवी चीपर होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और कुछ जनरल नॉलेज हैं जिनके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इंजेक्टेबल पोलियो वायरस आईपीवी जो है, साक वैक्सीन जिसको कहा जाता है, ये जॉन्स साक जो है इसको प्रिपेयर किए थे, डिस्कवर्ड है ना आईपीवी को, हेला सेल्स इन 1952, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है, उसी के नाम पे इसको साक बोला जाता है। तो जोनस साक के बारे में आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी डिटेल बहुत सारे इनके प्रिपरेशन कैसे करते हैं और शेड्यूल इसकी क्या क्या होती है, तो ये आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है जनरल नॉलेज के तौर पे है, आप लोग इनको जान सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ लेना, क्या क्या शेड्यूल है, प्रिपरेशन क्या क्या है। एफिशिएंसी इसकी 80 से 90% आफ्टर द फुल कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन, है ना, एफिशिएंसी। तो उसके बाद इंजेक्टेबल पोलियो वायरस जो आईपीवी है ना, इसके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देख लेना क्या क्या। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं ना, उसके अगर एडवांटेज हैं तो दूसरे के डिसएडवांटेज हैं, दूसरे के एडवांटेज हैं फर्स्ट के डिसएडवांटेज हैं, ऐसे आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लेना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी ये समझ लेना, अपन पढ़ लेना यार, है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन डिस्कवरी डेवलप्ड अल्बर्ट सेबिन, है ना, उसी के नाम पे जो है अल्बर्ट सेबिन, ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। 1955 में ये डिस्कवर किया गया था। प्रिपरेशन कैसे करते हैं यहाँ पर दिया है, शेड्यूल क्या क्या होते हैं, कितने डोज होते हैं, वो सारी चीज़ें, बूस्टर डोज कब दिया जाता है। एफिकेसी की अगर हम बात करेंगे तो 90 से 100% विच इज़ अचीव्ड मच फास्टर विद द 1 और 2 डोजेस देन आईपीवी, ठीक है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिए हैं ओपीवी की, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी ये वैक्सीन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को पोलियो वायरस समझ आ गया होगा, है ना। तो पोलियो शब्द अगर जब आप देते हो तो केवल पैरालिसिस नहीं होता है, ये आपको याद रख लेना, है ना। ये तो केवल लेस देन 1% है, ठीक है, पैरालिसिस। बाकी जो मैंने टोटल 4 कंडीशंस बताए हैं, वो चारों के चारों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लेना। तो एमसीक्यू उसके तौर पे जब भी पूछेगा पोलियो वायरस से, एक तो हिस्ट्री से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, मॉर्फोलॉजी से, है ना, स्ट्रक्चर से, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपने 4 कंडीशन पढ़े हैं उनमें से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कौन सा स्पेसिमेन लिया जाता है, क्या क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर, है ना, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो, और सीरोलॉजी, ठीक है, सैंपल क्या क्या लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको। और जो इन्फेक्शन का रूट है वो कौन सा है, इनहेलेशन, है ना, या इंजेक्शन, दो ही हैं। इनहेल करोगे नाक के थ्रू या फिर इंजेक्शन करोगे माउथ के थ्रू, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारा रूट आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये था आपका पोलियो वायरस। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा क्लास में, ठीक है। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।